नमस्कार दोस्तों, टीएलडी क्लासेस में आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं तथा हमें हमारे देश के नए राष्ट्रपति को नए रा तथा हमें हमारे देश के नए राष्ट्रपति भी देखने को मिले हैं। तो इसलिए ये राष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। वैसे भी इससे इससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम्स में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते थे। लगातार एक न एक क्वेश्चन राष्ट्रपति से हमेशा आता रहता है, लेकिन इस बार चुनाव होने की वजह से ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम आज राष्ट्रपति टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति चुनाव 2022 के बारे में। अगर राष्ट्रपति चुनाव 2022 में उम्मीदवारों की बात की जाए तो अपनी द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा, ये दो उम्मीदवार खड़े हुए थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो ये थी अपनी एनडीए की तरफ से, एनडीए पार्टी की तरफ से, और यशवंत सिन्हा ये थे अपने कहाँ से, यूपीए की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर इसके मतदान की बात की जाए तो 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के मतदान संपन्न हुए थे। ठीक है, अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव कहाँ कहाँ होते हैं, तो जनरली होता क्या है कि जो सांसद रहते हैं वो संसद भवन में अपने चुनाव वो मत देते हैं, और जो विधायक रहते हैं वो संबंधित राज्य की राजधानी में या फिर जो भी चुनाव आयोग जिस स्थान को निर्धारित करे वहाँ पर अपना मत देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति से अन्य स्थानों पर भी वोट दिया जा सकता है। जैसे मान लो किसी सांसद को अपने राज्य में वोट देना है, अपने राज्य के किसी चुनाव बूथ पर वोट देना है, तो उसको करना क्या होगा, पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो उस स्थान पर अपना मत दे सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव जो 18 जुलाई को हुआ था, वो उसकी गिनती कब हुई थी, तो उसकी गिनती हुई थी 21 जुलाई 2022 को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 21 जुलाई 2022 की गिनती में कौन हमारे नए राष्ट्रपति कौन उभर के आया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू कौन है, देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। अगर महिला राष्ट्रपति की अकेली बात की जाए तो ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। और पहले नंबर की राष्ट्रपति कौन है, महिला राष्ट्रपति, तो वो है अपनी कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये कब से कब तक बनी थी, ये बनी थी अपनी कहाँ से कहाँ तक, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी अपनी कहाँ से, 2007 से 2012 तक। ठीक है, अगर हम इस बार बात की जाए वोटों की कि कितने वोटों से ये जीती हैं, तो टोटल इनको 64 पॉइंट जो भी इलेक्टोरल वोट थे टोटल, उनमें से 64.03% मुर्मू जी को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। आखिर राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन शामिल होता है, इसी बात पे हम आज इस टॉपिक को चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। ठीक है, जैसा कि हमको पता ही है, अभी जो राष्ट्रपति चुनाव है, अभी हमारा हालिया उदाहरण है कि हम लोगों ने, मतलब जो आम जनता है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता राष्ट्रपति को चुनती है। ठीक है, होता क्या है कि जो भी आम लोग होते हैं, जो भी वोट देने वाले होते हैं, वो किसको चुनते हैं, वो चुनते हैं अब मंत्री को। ठीक है, मंत्री कैसे चुनता है, मंत्री वोट देते हैं राष्ट्रपति, मतलब वो हम हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन है इस बारे में बात कर लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। और एक और पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी
इसमें भाग लेते हैं। किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। मतलब जो दिल्ली और मतलब दो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पे विधानसभाएं हैं, यहाँ के जो विधायक रहते हैं, निर्वाचित विधायक रहते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्य तथा संघों की मध्य समानता हो। इसलिए हम हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है कि हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में सभी लोग शामिल होते हैं, मतलब राज्य का प्रतिनिधित्व भी रहता है और केंद्र का भी रहता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था हमारी उसमें आ सकती है, जैसा कि पूछा जाता है ना कई बार क्वेश्चन कि हमारी देश की व्यवस्था कैसी है, एकात्मक है या संघात्मक व्यवस्था है, तो हम कह सकते हैं दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, अर्धसंघीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं विधायक का मूल्य कैसे निकाला जाता है किसी विधायक का। देखिए, किसी भी राज्य के विधायक का मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उस राज्य की जनसंख्या जो भी है उसको उस राज्य की टोटल जनसंख्या का उस राज्य में जो भी निर्वाचित कुल सदस्य हुए हैं उनसे भाग दे दिया जाता है, और उसको किससे 1/1000 से गुणा या फिर 1000 से भाग दे दिया जाता है, तो उस राज्य के विधायक का मूल्य निकल के हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अगर अभी 2022 के चुनाव की बात की जाए तो हमारे सबसे ज़्यादा विधायक का मत मूल्य कहाँ पे था, हमारे था यूपी सरकार, मतलब यूपी राज्य में सबसे ज़्यादा विधायक का मत मूल्य था राज्यों में, कितना था? 208। ठीक है, अगर सबसे कम की बात की जाए, सबसे कम कहाँ था? सबसे कम था अपना सिक्किम में। सिक्किम में कितना था? 7। ठीक है, सिक्किम में एक विधायक का मूल्य कितना था? 7। और यूपी की एक विधायक का मूल्य कितना? 208 था। ठीक है, अगर हम सांसद के मत के मूल्य बात करें तो सांसद का मत मूल्य होता है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। इसको मूल्य कर लेना। ठीक है, ठीक है, सभी राज्यों के विधायकों का जो टोटल मूल्य होगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जितनी भी संसद में जितने निर्वाचित सदस्य हैं उनसे हमको डिवाइड कर देंगे, तो एक सांसद का मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर हम अभी 2022 के जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है इसकी बात करें तो एक सांसद का एक एमपी का मतलब सांसद का मूल्य कितना निकल के आया था? 700। ठीक है, एक सांसद का मूल्य 700 था। और अगर राज्यों में ये वेरी करता है, अलग अलग राज्यों में जनसंख्या और निर्वाचित सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस राज्य के विधायकों की मत मूल्य कितना होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान विधि, ये कई एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की जो चुनाव रीति जो चुनाव पद्धति है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान विधि। ठीक है, नेक्स्ट है आगे किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। ठीक है, हमारे इधर मतलब जो कि आम चुनाव होते हैं उसके जैसे राष्ट्रपति चुनाव नहीं होता है। ठीक है, मतलब एकल संक्रमणीय विधि में होता है। होता क्या है कि जैसे आम चुनाव होते हैं, जैसे अभी हमारे एमपी में ही देखो, एमपी में जो पंचायत चुनाव हुआ है तो इसमें क्या होता है, जिस बंदे के पास भी मतलब जिस जो भी मनोनीत नहीं, जो भी उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए हैं वो जनरली क्या वो उस क्षेत्र का मुखिया या फिर सरपंच या विधायक विधायक वगैरह बन जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति को क्या कुल वोट का 50% प्लस एक वोट लेना होता है, तब वो राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति कोई उम्मीदवार इतना टोटल इतने वोट हासिल नहीं कर लेता है तब तक वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं होता, और अगले व्यक्ति को चुना जाता है, उसके वोट काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर अभी बात की जाए इस समय कितनी वोटों की ज़रूरत थी, जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो इसमें थी अपनी 5,43,261 वोट चाहिए थे किसे, राष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, लेकिन इसको बीट करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने 6,76,803 वोट प्राप्त किए। ठीक है, इतने चाहिए थे और इतने प्राप्त किए हैं, तो ये राष्ट्रपति आराम से बन गई है। ठीक है, चलिए ये सब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के अनुसार केंद्र, देखिए क्या अभी एक क्वेश्चन कई बार आता है, मतलब अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर बना है
तो इसके बारे में भी आता है कि मतलब पूछा जा सकता है, या फिर सवाल सभी के मन में आता है कि क्या ये लोग मतलब जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है, क्या यहाँ के विधायक भी इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसी बारे में इस पॉइंट में बात की गई है। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, ठीक है, जबकि लद्दाख पर केंद्र सरकार का शासन होगा, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, ठीक है, जिसमें अगस्त 2019 से पहले कितनी 28 सॉरी 83 83 विधानसभा सीटें थी। मतलब जो 83 विधायक जो थे वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है। तो जो अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो उसमें क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें विधानसभा का प्रावधान किया गया, लेकिन लद्दाख में नहीं किया गया। लद्दाख अन्य यूटी की तरह होगा, जैसे कि अपना अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन सब की भांति लद्दाख है। और जो जम्मू कश्मीर है उसमें कैसी पावर होंगी, जैसी चंडीगढ़ विधानसभा के पास है, वे सभी पावर इसके पास होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान है, ठीक है। ये हमने अभी बात की, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में किसका विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन विभिन्न कारणों से अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है, इसलिए वहाँ के अभी विधायक भी नहीं चुने गए हैं। तो सीधी सी बात है, इसीलिए अभी जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं इसमें जम्मू कश्मीर में ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। और भी कारण हैं जिनको हम आगे आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में ही बताया गया है कि कुछ समय पूर्व भारतीय चुनाव आयोग से आरटीआई के माध्यम से नवगठित जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन में शामिल होने संबंधी सवाल किया गया था। मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किसी ने आरटीआई के माध्यम से सवाल किया था कि ये जो नवगठित जम्मू कश्मीर है जिसमें विधानसभा का प्रावधान है, तो क्या ये आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भी शामिल हो सकती हैं या नहीं। मतलब कि ये अभी जो चुनाव हो चुके हैं इससे पहले ये आरटीआई डाली गई थी, ठीक है। तो उसके जवाब में निर्वाचन आयोग ने क्या कहा, निर्वाचन आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 को देखिए। उन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया कि आप आर्टिकल 54 को देखिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर आर्टिकल 54 में ऐसा क्या है, ठीक है। आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण सदस्य करेंगे जिसमें जिसके काम है कौन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये तो ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा है इसमें कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे, ठीक है। इसमें आर्टिकल 54 में क्या सिर्फ 2 चीज़ें लिखी हैं कि संसद के निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होंगे, और कौन शामिल होगा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। लेकिन इसी के साथ जो संविधान है उसके स्पष्टीकरण में लिखा है कि इस अनुच्छेद में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, तो इसके अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र व पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी भी शामिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक संशोधन करके इसको जोड़ा गया था जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के चलते यहाँ पे राज्यों के साथ इनको ले लिया गया है। तो इस संविधान में साफ साफ लिखा है कि दिल्ली और पुदुचेरी संघराज्य क्षेत्र ही किसमें राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों को जो जम्मू कश्मीर विधानसभा बन चुकी है, तो इन लोगों को शामिल करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वही बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में भी। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी संघराज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। देखिए जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया है उसमें भी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इसकी धारा 13 में उल्लेख किया गया है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास पुदुचेरी विधानमंडल की समान ही शक्तियाँ होंगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास किसके समान शक्तियाँ होंगी, पुदुचेरी के विधानसभा के समान ही शक्तियाँ होंगी। मतलब अगर ठीक है
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लिखित निर्वाचक मंडल में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुसमर्थित संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, अनुच्छेद 54 आगे कहता है कि अगर आपको इसमें नए राज्यों या फिर नई विधानसभा किसी और को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जोड़ना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संसद से विशेष बहुमत से एक संविधान संशोधन पारित करना होगा। उस विशेष संविधान संशोधन में होगा क्या कि आपको टोटल जो भी टोटल है संसद में उसकी 50% से अधिक और जो भी उपस्थित हैं उनके 2/3 से अधिक लोगों के समर्थन के साथ उस बिल को पास करना पड़ेगा। और उस पास करने के बाद आपको आधे से अधिक राज्यों से उस बिल को भी पास करवाना पड़ेगा, तभी इस प्रकार का संविधान संशोधन हो सकता है जिससे उसके बाद ही अपन लोग क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी संबंध में एक और पॉइंट है कि 1992 के पूर्व अनुच्छेद 54 में संसद में राज्य विधानसभाएं ही शामिल थी। मतलब 1992 के पहले जो अभी दिल्ली और पुदुचेरी की अपन ने बात की, ये भी शामिल होती हैं राष्ट्रपति चुनाव में। 1992 से पहले ये शामिल नहीं होती थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 70वीं संविधान संशोधन 1992 में 70वीं संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचक मंडल के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। मतलब कि जो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाएं जब इसमें जोड़ी गई थी, तो उसमें किसको शामिल, मतलब जो कैसे जोड़ी गई थी, संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, यही बताने की कोशिश की गई है। यही बताने की कोशिश किसने, अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है कि अगर आपको राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कीजिए, उसके बाद आप राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एक और कारण है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अभी इसमें शामिल नहीं हो सका है, उसका कारण ये है कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव भी नहीं हुए हैं। ठीक है, तो चुनाव नहीं हुए हैं तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित नहीं हुआ, विधायक ने वगैरह नहीं बने हैं, तो वो इस कारण भी शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विभागों की जांच व फैसले सुप्रीम कोर्ट में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे या फिर जो भी जांचें वगैरह होंगी वो कौन करवाएगा, जो भी जांचें होंगी उसके संबंध में फैसले कौन लेगा, अपना सुप्रीम कोर्ट लेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये प्राइमरी अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राइमरी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब इस पॉइंट को भी उसमें पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन अपूर्ण है। मतलब ये है कि हम ये लोग ये नहीं कह सकते कि अभी हमारी लोकसभा भंग है या फिर अन्य राज्यों की में विधानसभाएं नहीं है तो हम राष्ट्रपति चुनाव मतलब निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है तो ये चुनाव नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा कोई बहाना नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को चुनाव होना है तो होना ही है, किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता है। इसलिए मतलब लोकसभा नहीं होगी, राज्यों की विधानसभा नहीं होगी तो चुनाव में भाग कौन लेगा, चुनाव में भाग लेगा अपना स्थायी सदन। स्थायी सदन कौन होता है, उच्च सदन। उच्च सदन मतलब राज्यसभा इस चुनाव को ले सकती है और जो भी विधानसभा उस समय है वो राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यदि किसी चुनाव में या फिर किसी अन्य मामले में किसी राष्ट्रपति को अवैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है, जिससे आगे वो राष्ट्रपति पद पर बना नहीं रह सकता है, तो जब तक सुप्रीम का ऑर्डिनेंस मतलब आदेश नहीं आ जाता उस पद को खाली करने का, तब तक जो भी राष्ट्रपति ने काम किए हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की अर्हताओं के बारे में। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए सीधी सी। तो योग्यता संबंधी जो भी बिंदु दिए गए हैं वो हमारे कहाँ आर्टिकल 58 में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं इसमें बताई गई हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित तभी हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,
लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, मतलब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ठीक है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो लाभ का पद धारण किए हुए है वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होगा। ठीक है। अब बात आती है कि लाभ का पद होता क्या है। ठीक है। इस बारे में हमारे नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। मतलब सीधा सा पॉइंट ये है कि हमारे संविधान में लाभ के पद की कोई परिभाषा या फिर बताया नहीं गया है कौन कौन से पद लाभ के पद होते हैं, लेकिन इतना बताया गया है कि कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं आते हैं। उनमें क्या आएगा, राष्ट्रपति का पद आएगा जो लाभ के पद में नहीं आता है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, संघ या राज्य के जितने भी मंत्री हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। ठीक है। तो ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य रहते हैं। इनके अलावा जो भी अन्य जॉब्स में रहते हैं वो राष्ट्रपति बनने के उम्मीदवार नहीं है। यदि वो बंदा राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसे अपना लाभ का पद त्यागना होगा। ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। एक और शर्त है इसमें योग्यताओं के लिए कि यदि कोई व्यक्ति जो उम्मीदवार बन रहा है राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जो भी नामांकन करना चाहता है, उस उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जो 50 प्रस्तावक हैं और 50 अनुमोदक हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 50 व्यक्ति वही अनुमोदक हो गए वही क्या प्रस्तावक होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मतलब टोटल 100 मंत्री अपने पास चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 1500 जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि 1997 से पूर्व प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी। ठीक है। जो अभी कितनी है, अभी हमने पढ़ा है कितना, 50-50 हो गई है अभी कितनी, 50। ठीक है। 1997 से पहले कितनी थी, 10 थी। ठीक है। और जमानत राशि 250 रुपये थी, अभी कितनी 1500 हो गई है। 1997 में इसे बढ़ा दिया गया और बढ़ाने के पीछे एक कारण है कि इससे 1997 से पहले क्या होता था कि कई लोग एक साथ कई लोग राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार में खड़े हो जाते थे, जिससे कई सारा खर्चा बढ़ जाता था। ठीक है। इस कारण क्या किया, इनके अनुमोदक और प्रस्तावों की संख्या बढ़ा दी गई है और जमानत राशि भी। इसका मेन उद्देश्य क्या है, उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना और राष्ट्रपति चुनाव को गंभीरता से लेने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आर्टिकल 57 क्या कहता है। आर्टिकल 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है, किंतु वह कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है इस संबंध में संविधान मौन है। मतलब कि जैसा कि अमेरिका में प्रावधान है ना कि कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कोई व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा बार राष्ट्रपति भी बन सकता है। मतलब बन सकता है ऐसा कोई लिखा नहीं है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन इस विषय में संविधान मौन है। तो जहाँ पे संविधान मौन है वहाँ पे कई चीज़ों में एडवांटेज भी लिया जाता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई राष्ट्रपति बन सकता है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मतलब कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट रूप से अपन कह सकते हैं कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। बशर्ते वो क्या, उम्मीदवार राष्ट्रपति बनने के योग्य हो, मतलब जो भी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं संविधान में वो यह फॉलो करता हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें 2 बार इस पद हेतु चुना गया है। मतलब राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक राष्ट्रपति नहीं बना गया जो 2 या 2 से ज़्यादा अधिक बार राष्ट्रपति बना हो। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। कोर्ट ये पॉइंट तो हो ही गया कि अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें। मतलब किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद पर है या फिर बनने वाला है, उसके लिए क्या क्या सेवाएं और शर्तें दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, तो उन्हीं की बात करने वाले हैं। देखिए, अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि वह संसद की किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति पद धारण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, इसी के आगे अनुच्छेद 59 में कहा गया है, राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इससे पहले हम लाभ के पद की परिभाषा भी देख चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से पद लाभ के पद में नहीं होंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि कौन कौन से पद राष्ट्रपति पद में कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद में नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, उसे बिना किराया चुकाए आधिकारिक शासकीय निवास आवंटित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के जो भी वेतन एक बार बढ़ा दी गई संसद द्वारा, या फिर जो भी वेतन भत्ते या विशेषाधिकार दे दिए गए, वो उसको उसकी अवधि के दौरान, विशेषाधिकार नहीं सॉरी, उपलब्धियां जो भी दी गई हैं उसे उसको कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसकी पदावधि के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब हम अब देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? आर्टिकल 60 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसकी कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश या इष्टतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ है, या फिर जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है, या फिर उसका कार्यभाग राष्ट्रपति के रूप में है, तो वो व्यक्ति उन सभी को एक शपथ ग्रहण करनी होगी, जिसका उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 60 जरूर याद कर लेना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उसका क्या आंसर क्या है? आर्टिकल 60। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जब ये राष्ट्रपति टॉपिक खत्म हो जाएगा कि तो इसके लास्ट में राष्ट्रपति संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सब की एक और वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस किस प्रकार के कई बार रिपीट भी हुए हैं कई, और हर एग्जाम में आते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में ये क्या है? शपथ है। ठीक है, ये कौन? राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारी बात की गई राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख कहाँ किया गया? आर्टिकल 56 में किया गया। ठीक है, आर्टिकल 56 का खंड 1 कहता है कि राष्ट्रपति को अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, आर्टिकल 1 के खंड 1 में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष की अवधि तक ही राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। इस बात का उल्लेख कहा गया आर्टिकल 56 के सब क्लॉज 1 के सब क्लॉज
क में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित रीति द्वारा चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है। एक तो राष्ट्रपति पद को हटाने से संबंधित क्या है, या तो अपना त्याग पत्र दे सकता है, या फिर आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन किस आधार पर हटाया जाएगा? सिर्फ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही किसी राष्ट्रपति को अपने पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। इसी में तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति का अभी मान लो जो अभी चुनाव हुए थे 2022 के, तो इसमें क्या 25 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। तो अगर मुर्मू जी 25 तारीख को ही शपथ ले लेती हैं तो इनका कार्यकाल 25 को ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए अगर मुर्मू जी का चुनाव नहीं हुआ होता, या फिर जब तक ये मुर्मू जी शपथ नहीं लेती तब तक कौन राष्ट्रपति रहेगा? अपने रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। यही बात की गई है। और इसी का दूसरे पॉइंट में बात की गई है 56 की, आर्टिकल 56 के। इसमें कहा गया है कि खंड 1 के परंतु खंड का मतलब इसकी बात कर रहे हैं अधीन रहते हुए उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ठीक है। मतलब ये है कि जो भी राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को संबोधित जो त्यागपत्र दिया है उसकी सूचना किसको? लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही रहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग संबंधी किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो इसका आर्टिकल कौन सा है? 561। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद जरूर रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। जैसा कि अभी पहले बताया किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हालांकि संविधान में संविधान के अतिक्रमण भाग को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। इस संबंध में संविधान हमारा मौन है कि कौन कौन से पॉइंट रहेंगे जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसी राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं। इन आधारों को संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। यही हमारा ये पॉइंट बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। मतलब हम लोग तो नहीं लाएंगे महाभियोग में, मतलब जो भी संसद भवन में भी महाभियोग लाया जाएगा तो मतलब लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में सबसे पहले क्या महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। मतलब मान लो आज किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा में राष्ट्रपति संबंधित क्या प्रस्ताव आया। ठीक है। तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाएगी और इसकी कार्यवाही 14 दिन बाद ही शुरू हो सकती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी प्रस्ताव जब किसी सदन में लाया जाता है महाभियोग से संबंधित, तो उसमें इसको एक क्राइटेरिया फिक्स किया है। उसमें क्या बताया है कि कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए किसी भी मतलब महाभियोग प्रस्ताव को किसी भी सदन में लाने के लिए। ठीक है। 1/4 सदस्य अगर कम सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं कि तो वो प्रस्ताव मान्य नहीं किया जाएगा और वो वहीं खारिज कर दिया जाएगा। यदि प्रस्ताव सदन के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो आगे की जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। मान लीजिए जिस सदन में ये लाया गया या लोकसभा में या राज्यसभा में, तो इसको पास करने के लिए कितने हमने को 2/3 बहुमत चाहिए होते हैं। ठीक है। तभी ये विधेयक ये प्रस्ताव पास होगा, अगले सदन में भेजा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने या प्रस्तावित कराने चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ठीक है। ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने या प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।
ठीक है, मतलब कि अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पहले सदन में लाया गया, अगर पहले सदन के 2/3 बहुमत से वो पास हो जाता है और दूसरे सदन में भेज दिया गया है, तो वहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति उसमें अपने खुद शामिल हो सकता है या फिर अपने प्रतिनिधित्व को शामिल कर सकता है। बस यही बात की गई है दूसरे सदन में, ठीक है। और दूसरा सदन उसकी जांच के लिए एक कमेटी भी बना सकता है, उसकी भी चर्चा हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो गया है या नेक्स्ट पॉइंट कहता है, यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है और आरोप का अन्वेषण कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा अथवा राष्ट्रपति का स्थान रिक्त माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक सदन से पास हो गया और दूसरी सदन से जो समिति बनाई थी ये रिपोर्ट जांच करने के लिए, उसने अपना निर्णय दे दिया, उस निर्णय के आधार पर मतलब यदि राष्ट्रपति को दोषी पाया गया है और उसी आधार पे सदन में वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है या फिर उसके पद को उसी तारीख से जिस दिन से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी उस सदन के अध्यक्ष या फिर जो सभापति होते हैं उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं, तभी इसे राष्ट्रपति पद खाली माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सदन के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति में चुनाव भाग नहीं लिए थे इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता था, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और कौन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं थी, मेजर अपना दिल्ली और पुदुचेरी के ही शामिल हो सकते हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो ये लोग किस काम में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, मतलब ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में, मतलब किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित करने की ये लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, उसमें सिर्फ शामिल होता है कौन, संसद के दोनों सदन, और दोनों सदनों में भी सभी शामिल हो सकते हैं, मतलब जिनको मनोनीत किया है वो भी शामिल हो सकते हैं, जो निर्वाचित हुए हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, मतलब संसद में जितने भी सदस्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी की केंद्र शासित राज्य विधानसभा के इस नेक्स्ट पॉइंट कहता है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभा के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला गया। ये हमारा एक जीके का फैक्ट मिल जाता है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति पर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में। यदि मान लो जब राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो उस संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, उसी के बारे में आर्टिकल 62 से बहुत रिलेट करता है। आर्टिकल 62 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति के पद के आर्टिकल 62 में कहा गया है राष्ट्रपति के पद के रिक्त पदों को भरने के लिए कराए जाने वाले चुनाव एवं उसकी पदावली संबंधी प्रावधान कहाँ किया गया है, अपना आर्टिकल 62 में, ठीक है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद अवधि समाप्त होने से पूर्व नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, ठीक है। इसमें आर्टिकल 62 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का, जो भी राष्ट्रपति अभी वर्तमान में उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले राष्ट्रपति चुनाव पूर्ण हो जाना चाहिए, ठीक है। ये साफ साफ अपनी बात कहता है, ठीक है। इस जैसा कि अभी हमको देखने को मिला है, अभी रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही राष्ट्रपति चुनाव संपन्न करा लिए गए थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है हमारा, इन री प्रेसिडेंशियल पोल 1974 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि
राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति पद का चुनाव करा लेना अनिवार्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ये मामला आया था 1974 में, रिप्रेसिडेंशियल पोल 1974 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है, किसी भी परिस्थिति में करा लेना चाहिए और इसे किसी भी आधार पर टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की, हम इस आधार पर भी नहीं हटा सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अधूरा है। ठीक है, आगे कहता है ज्ञातव्य है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 56(1) के ग के अधीन है, अर्थात राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, अपराध हटा देना है इसे। आर्टिकल 56(1) के ग में हमने क्या पढ़ा था, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक अन्य राष्ट्रपति मतलब जो अगला निर्वाचित राष्ट्रपति हुआ है वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, इसको यहाँ पे अपवाद माना गया, मतलब इसको छोड़कर अगर राष्ट्रपति का चुनाव अनिवार्य रूप से किया जाना माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे मौके पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने का अवसर नहीं दिया जाता है। मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अभी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो गया मान लो और नेक्स्ट राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या उपराष्ट्रपति को मतलब होता क्या है कि जब राष्ट्रपति नहीं होता है तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है तो उसके बाद भी उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण नहीं करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ठीक है, वो कौन राष्ट्रपति कंटिन्यू करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन आदि कारणों से हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बताता है कि कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का रूप कब राष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब पद ग्रहण कर सकता है, कब कर सकता है, मृत्यु के टाइम पे कर सकता है, त्यागपत्र के टाइम पे कर सकता है, निष्कासन के टाइम पर भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट और आगे भी बताया गया है ऐसे, यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या बताया है कि मान लो राष्ट्रपति अब वो जो भी राष्ट्रपति पहले था वो पुनः नहीं आ सकता है उस पद पर, तब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम ले सकता है। लेकिन जब कोई अवकाश पे है या फिर बीमार है या किसी अन्य कारणों में या फिर विदेश यात्रा पर गया है कोई राष्ट्रपति, तो तब राष्ट्रपति पद का कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति पद ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि यदि मान लो राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं है या फिर कहीं गया अवकाश पर है तो उस समय उसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो तब कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या फिर जो ऊपर के इन सभी की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अभी तक हम अगर बात की जाए तो अभी तक एक ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो तीनों पद पर रहे हैं, मतलब कि सुप्रीम मतलब CJI मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर भी काम किया उन्होंने। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद पर भी काम किया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि वो कौन है जिन्होंने सुप्रीम CJI के पद पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों पदों पर काम किया है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जब कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां व उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियों, भत्तों व विशेष अधिकार भी प्राप्त करता है।
ठीक है। इसी में इसमें पॉइंट बताया यही बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसी सभी शक्तियाँ या फिर उसी प्रकार ट्रीट किया जाएगा जैसे किसी अन्य राष्ट्रपति को किया जाता है। ठीक है, जो भी निर्वाचित राष्ट्रपति होता है उसी के समान उसको भी ट्रीट या फिर ट्रीट किया जाएगा और सभी शक्तियाँ उसे राष्ट्रपति की प्रदान की जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जब वो उस पद से हट जाएगा तो उसकी शक्तियाँ भी उससे ले ली जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 71 यानी आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, आर्टिकल 71 में साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंधित चुनावों में जो भी विवाद होंगे उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा वो अंतिम माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के रूप में नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है तो ऐसे व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्णय के पूर्व किया गया कोई कार्य या घोषणा अवैध नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं जिसमें बताया गया है, इसमें इतना बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मामला दिया, जो भी विवाद पहुंचा है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी, यदि वो उसमें दोषी माना जाता है कोई भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तो उससे सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय से पूर्व उसने जो भी कार्य किए हैं वो अवैध घोषित नहीं माने जाएंगे, उनको वैध माना जाएगा। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 का ये मामला है जिसमें इस 1957 के मामला क्या है, डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक मामला। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1957 का। ठीक है, इस मामले के पश्चात 11वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से अनुच्छेद 71 के उपखंड 4 जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अधूरा है, अतः किसी राज्य की विधायिका राष्ट्रपति के निर्वाचक के समय भंग हो तब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध नहीं होगा। ठीक है, जो हमने बात की थी शुरू में ही बात की थी कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई मतलब इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अधूरा है, इस आधार या फिर इस आधार पे ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचक मंडल अधूरा है तो हम चुनाव नहीं करा सकते। ठीक है, आपको चुनाव कराना पड़ेगा किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, यही वो मामला 1957 का मामला है जिसके तहत 11वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 51 में ये प्रावधान जोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चलिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्यों के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ये अपना मामले हो गए, विवाद हो गया। ठीक है, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और इससे शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे जो जल्दी अपलोड की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।